कि once upon a time there was a rich farmer. farmer. But were there any particular mentor? My mother. Okay. Farmers have been always been dominated by money lenders. Farmer बेचारा uneducated. तो जब जिस प्रोडक्ट में हाई मार्जिन होता है वहाँ पे माफिया आ ही जाता है। उनको बैन किया था ब्रिटिशर्स ने। Okay. और कमाल की बात है कि वो ब्रिटिशर्स ने जो बैन किया नारकोटिक सिस्टम के अंदर वो बैन ही रह गया। आपकी खुद की कंपनी भी है जिस पे रिसर्च कर रही है आई थिंक। हाँ, निश एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो आज सब लोग बोलते हैं भाई हमको 50 एकड़ दिला दे, हमको 20 एकड़ दिला दे, हमको भी फार्मर बनना है, हमको ट्रैक्टर पे चढ़ा दे। फंड रेज करने के लिए प्रपोजल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वीसी खुद चल के आए आपके पास। Production take 3. Hey everyone, welcome to the Organic Talks. My name is Swastika. I am the host of the show. Today we have a truly inspiring guest with us, Mr. Harisharan Devgan, who is regarded as India's one of the biggest organic farmer and a leading advocate for sustainability. His journey from conventional farming to pioneering organic and hemp farming practices has not transformed his own operation, but has also set a benchmark for sustainable agriculture globally. And by the end of this episode, you will get to know more about the innovative farming practices, the future of renewable energy, and the benefit of sustainable textile. So let's get started and please welcome Mr. Harisharan Devgan. Hello, sir. Hi. Welcome to our show. Hi, Swastika. How are you feeling, sir? I am loud and strong. God has been kind to me till yet. So, okay, sir, before we deep dive into this, it's out of my curiosity and I really wanted to know why farming? I mean, how the journey has started. Why farming? Why farming is a very question, like it's a question like commonly asked Yeah, to of me course. wherever I go or wherever there is a community talk or wherever Yes, sir. there is a college talk or university talk. Why farming? Now people and the new generations are moving toward the conventional business. Somebody wants to become an industrialist. Somebody wants to become a exporter. Somebody wants to become a factory maker. Somebody wants to become a स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर सम पता नहीं क्या क्या नाम आता है आजकल, है ना। हाँ, वो एक नया अभी उन्होंने एक नया जानवर अभी आया है, न्यू एनिमल, वो मुझे नहीं मालूम कि वो यूनिकॉर्न। यस। हाँ, वो किस टाइप का एनिमल है और कहाँ दिखता है ये मुझे पता नहीं, बट सब लोग बोलते हैं आई वांट टू बी यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न कौन होता है, कहाँ दिखता है और कैसा है ये, मतलब मेरे को तो बहुत बड़ा मेरी क्यूरियोसिटी है कि यूनिकॉर्न क्या चीज़ है। बट या कमिंग बैक टू द फार्मिंग पार्ट, farming has always been a passion. First of all, एक तो I come from a farming background. तो my father, my forefather, they were into, they were like जमींदार, land owners, farming करते थे। बड़े land owners थे। तो जब भी एक बात होती है कि स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि once upon a time there was a poor farmer. तो एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। तो मुझे भी क्वेश्चन आया ये वाला कि एक गांव में कौन रहता था, तो मैंने उसमें लिखा अमीर किसान रहता था। तो मेरे को टीचर ने बहुत एम्बैरेस किया, पनिश करा, और 4 बार क्वेश्चन पूछा, चारों बार मैंने यही रिप्लाई किया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिच फार्मर। तो फिर मेरी मदर को बुलाया गया, मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, एंड लाइक बोला कि यार ही इज़ नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। तो माई मदर वॉज वॉन्टिंग टू आस्क मी कि वाई आर यू नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, जो लेसन में है वो बोलना चाहिए आपको। लेकिन मैंने बोला मम दसी आई टोल्ड माँ हम कौन है, कहते हैं हम भी किसान हैं। तो मैं कहा हम ऐसे कैसे किसान हैं कि हमारे पास 50 गायें हैं, हमारे पास 12-13 ट्रैक्टर हैं। मैं कहा पूरा हमारे यहाँ जब हम बैठते हैं, जब हमारे दादाजी बैठते थे तो पूरा घर कुंडबा, पूरा गांव तहसील वहाँ पे उनको रिगार्ड देने आता था। एक पंचायत लगती थी तो काफ़ी पंचायतों के हेड भी वो रहे। तो मुझे ये कन्फ्यूजन रहा कि हम गरीब कैसे हो सकते हैं, और मेरे माइंड में वो सेट था कि हम एक अमीर किसान है। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर किसान गरीब, अगर लेसन में क्यों बोला गया, बिकॉज आई वॉज अ बॉय फुल ऑफ क्वेश्चंस, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस थे मेरे, बाप रे बाप। तो मेरी माँ भी मेरे से परेशान थी
मेरे पापा भी परेशान थे, मेरे टीचर भी परेशान थी, मेरी दादा भी परेशान था, दादी भी परेशान थी हाँ कि ये लड़का, इसके पास इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और क्यों पूछता है इतने क्वेश्चन। सो किसी का कोई इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, किसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हो फैमिली में, दैट्स द मेन रीजन फॉर योर ऐसा क्वेश्चंस के लिए? नहीं, हम सारा परिवार बाहुबली परिवार था। अच्छा हाँ, तो कोई हम एक का इन्फ्लुएंस नहीं था, मल्टीपल लोग थे? हाँ, मतलब हम एक को छुपाओ तो दूसरा निकलता था, ओके दूसरे को दबाओ तो तीसरा निकलता था। मतलब ठीक ऐसा है, नहीं था कि इसमें बंच ऑफ गोट्स में कोई एक लायन निकला हो, एक लाइन सारे ही लायन थे। हाँ। तो उसमें अभी किसी एक पर्टिकुलरली एक को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बट वर देयर एनी पर्टिकुलर मेंटर? माय मदर, ओके, एंड व्हाट्स शी taught me the samikaran. ओके She taught me the balance of life, balance of power, balance of money, the balance of politics, balance of family, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाना मेरे को मेरी मदर ने सीखा। सो आई थिंक वी आर मोर ऑफ माय मदर्स, आई एम अ mama's boy sort ओके of but yeah, gradually when I grew up, हाँ I took the control. लैंड बैंक की बात आती है, फिर हमने फार्मिंग जब स्टार्ट करी तो मुझे यही लगा कि इस पूरे जब भी फार्मिंग को फार्मर को गरीब बोला जाता है, तो वो गरीब इसलिए बोला जाता है, इसलिए नहीं बोला जाता बिकॉज वो गरीब है, बिकॉज फार्मर्स हैव बीन ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय मनी लेंडर्स, हाँ ट्रू, बैंक वेरी ट्रू। लोन, ये लोन वो लोन। ऊपर से भी प्रॉब्लम ये भी है कि फार्मर बेचारा अनएजुकेटेड है, एजुकेशन से भी महरूम रहता है। हाँ फिर इतना आड़तियों का पैसा, वो जो सुनहरों का पैसा, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, कर्जा, बैंक कर्जा, ये कर्जा वो कर्जा, तो विजन जो है, सद्बुद्धि जो है वो श्रिंक हो जाती है। जब वो श्रिंक होती है तो आगे कुछ दिखता नहीं। देन आई वांटेड इट टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, दैट फिर मेरा माइंडसेट हो गया कि मुझे भी फार्मर बनना है। ओके और मैंने भी कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं, तो हाँ। मेरे पास भी ऑप्शन भी नहीं था तो कमिंग बैक टू द लैंड, हाँ और ज़मीन में पैदा हुए थे, ज़मीन से ही चले, ज़मीन ही परिवार था, ज़मीन ही घर था। तो मुझे लगा यार यही अगर अपने पास है तो व्हाई नॉट टू मेक इट अ स्ट्रेंथ ऑफ इन हाउस फैमिली एंड सेल्फ स्ट्रेंथनिंग ज़मीन से ही हो सकती थी। हाँ तो वो हमने करी, तो दिस इज हाउ आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ फार्मर। ये फार्मर का जस्ट एक स्टार्टअप था, हाँ बाकी हाँ लॉन्ग वे टू गो। ऑफ कोर्स। बट आप एक आपने बताया कि आपकी जो बैकग्राउंड है बहुत कन्वेंशनल फार्मर्स रहे हैं, वहां से आपने की जर्नी रही ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हाँ, एंड इट्स बीन अ क्वाइट अ जर्नी। सो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैसे आप पे इम्पैक्ट हुआ और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य का, तो वो जब हम वी बेसिकली बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब बेल्ट, नॉर्थ इंडियन, नॉर्दर्न हम हाँ रीजन नॉर्थ से, हाँ इंडियन बेल्ट है हमारा। हाँ तो जो वहाँ का जो वाटर टेबल है, द वाटर टेबल जो है वो फुल ऑफ पेस्टिसाइड और एसिड से भर हाँ। गया है। अभी जो वाटर टेबल है दैट हैज़ गॉन डाउन टू ऑलमोस्ट लाइक 5 फुट से वो नीचे जाके ऑलमोस्ट 30 फुट तक चला गया। फिर उसकी वाटर टेबल की जो लेयर है वो फुल ऑफ पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी से भरा पड़ा है। अब क्या हुआ कि जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो पेस्टिसाइड माफिया है, या जो यूरिया एंड पेस्टिसाइड का जो केमिकल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं एग्री पेस्टिसाइड, वो इट्स कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और इट्स अ हाई वॉल्यूम एंड अ हाई मार्जिन इंडस्ट्री। तो जब जिस प्रोडक्ट में हाई मार्जिन होता है वहाँ पे माफिया आ ही जाता है। ओके राइट, तो उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने गरीब फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को, जो सो कॉल्ड, जो लोग करोड़ों रुपए की ज़मीनों के मालिक हैं, जब उनको ये समझाया कि ज़्यादा पेस्टिसाइड डालो ज़्यादा क्रॉप आएगी, ज़्यादा यील्ड आएगी, उस वो एक हवा चली थी, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालो। तो जहाँ पे हमारे यहाँ कोई कंट्रोल तो है नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन अभी बने नहीं है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन दैट। कोई कैपिंग नहीं है, जैसे हमारा यूएसडी अमेरिका में है या कहीं और है, यूरोप में एक कैपिंग है पेस्टिसाइड की, यहाँ पे वो नहीं है। तो यहाँ पे लोगों ने खरीद के पेस्टिसाइड डाले दबा के, तो उसका असर क्रॉप पे तो जो पड़ा सो पड़ा, लेकिन उसका असर जो है वो एनवायरमेंटल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हो गया। वाटर बैंकिंग खराब हो गई, वाटर लेवल वेंट डाउन,
और इट्स फुल ऑफ पेस्टिसाइड। हम्म तो मुझे लगा यार व्हाई नॉट वी डू इट इन एन ऑर्गेनिक वे। सो हियर द थॉट प्रोसेस ऑफ बीइंग ऑर्गेनिक, लाइक आई डिड नॉट वांटेड टू बी अ कॉमनर। जैसे सारे सोचते हैं मैं वैसे नहीं सोचना चाहता था। आई ट्राइड वन थिंग, और मुझे लगा कि हमारे पास इंडिया में मार्केट नहीं है, हाँ तो ऑब्वियसली पैसा भी जनरेट करना था। तो हाँ ऑर्गेनिक that's प्रोडक्ट को लेके डिमांड जनरेट हुई अमेरिका में। तो हमने जो भी यहाँ बनाया, जो भी पैदा किया, उसको अमेरिका बेचा, okay और अमेरिका यूरोप में इज आवर बायर्स, दे वर आवर बायर्स। सो वी sold our products to America and other European countries. But gradually my whole target is to launch and educate the agriculture system to be organic. हमारे को श्रीलंका वाली गलती नहीं करनी जो श्रीलंका ने गलती करी, ऑर्गेनिक 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 करके। हमको समीकरण, बैलेंस करना। बैलेंस का समीकरण का बहुत बड़ा रोल होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। So how did you मतलब आपने कैसे बैलेंस किया ओल्ड जैसे जो हमारी जो फार्मिंग टेक्निक्स रहती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंडल्ज करना, मतलब कैसे आपने कैसे बैलेंस किया उसको? टेक्नोलॉजी तो हमेशा से वेलकम्ड रही है। हाँ ऑफ कोर्स, टेक्नोलॉजी का तो बट उसमें बैलेंसिंग करना मतलब डिफिकल्ट था ये बहुत इजीली मर्ज हो गया? मतलब नहीं, थोड़ा सा डिजाइनिंग एंड ड्राइंग और प्लानिंग की जरूरत है। Okay. आप ओल्ड स्कूलिंग है, बैल है, बैल को अगर आप उसमें डालो क्लस्टर में तो वो बेचारा चल पड़ता है। एनिमल है, लाइव स्टॉक है, चल पड़ता है। अब इसी को आप ट्रैक्टर में डालो, अब ट्रैक्टर में अब कुछ लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं फैशन के लिए। जैसे हमारा पंजाब है, हमारे पंजाब में जो एवरेज ट्रैक्टर है वो हर 2.5 एकड़ पे एक ट्रैक्टर है, तो जिसकी जरूरत नहीं है। और एक नॉर्मल साइज जो होता है, 1 ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 42 एकर्स। लेकिन हमारे पंजाब में है कि वहाँ ट्रैक्टर है। और हम विदर्भ चले जाएं, नागपुर साइड में चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, तो वहाँ पे है 315 एकड़ के ऊपर एक ट्रैक्टर है। ओके वाई की को वहाँ पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने वहाँ सपोर्ट नहीं किया, कुछ सिस्टम करप्ट था, कुछ कुछ पॉलिसीज करप्ट हो गई, कुछ चीजें मैच मेकिंग नहीं हुई। फिर फार्मर का एक सुसाइडल मिशन स्टार्ट होता है वहाँ पे, बिकॉज मैक्सिमम फार्मर्स जिन्होंने सुसाइड करा वो सारे महाराष्ट्र बेस्ड थे। तो वो एक चीज बहुत बड़ी हर्टिंग थी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। डेफिनेटली वी बॉट अवर टेक्नोलॉजी फ्रॉम some technology we bought from Israel. Some technology, some water harvesting technology we bought from Ireland. Some seed technology we bought from Sweden, from Stockholm. तो ऐसे अलग अलग जगह से जहाँ से जिसकी एक्सपर्टीज थी उस पे हमने काम किया। we worked deep research किया, and then we could use it, we could apply it on our farmland. And the results were dangerous. Results were so miracle, कमाल था। Not at the first stage. But revenue ज़्यादा better उससे हुआ है, मतलब रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू का मसला बहुत क्लियर है इसमें। रेवेन्यू में क्या है कि एक तो हमारा इंडियन बाइंग कैपेसिटी जो है अभी अपग्रेड होने लगा है। पहले क्या था कि पहले जो माइंडसेट था वो ये है कि वो एक 50,000 कोई भी बंदा, कोई भी फैमिली, कोई भी लड़का, कोई भी यंग बॉय, कोई भी कॉलेज पास आउट, कोई भी जो एक लड़ाई में है, हु इज इनटू रैट रेस, वो उसका एक माइंडसेट है कि वो 20,000 की जीन्स डालेगा, वो 50,000 की घड़ी डालेगा, लेकिन वो 1,000 रुपए का पोमोग्रेनेट नहीं लेगा। वो पोमोग्रेनेट लेगा 250 रुपए का। वो बर्गर खाना पसंद करेगा 50 रुपए का, 125 रुपए का, कुछ और खाना पसंद करेगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक पोमोग्रेनेट जो 1,000, 700, 800, 900, 1,000 रुपए किलो आएगा वो नहीं लेगा। ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगे होते हैं, बिकॉज क्या सिंपल थिंग है, कन्वेंशनल प्रोडक्ट 1 एकड़ पे अगर 100 टन आती है तो वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 1 एकड़ पे 60 टन आती है, तो 40 टन का घाटा तो अपने आप हो गया। तो जो प्रोडक्ट 100 रुपए का था वो 140 का तो हो ही गया। अब वो माइंडसेट चाहिए एक जनरेशन का कि मुझे खाना है कि नहीं खाना है। इसके लिए हमें आई थिंक बहुत सारी प्रमोशन एंड आई थिंक इन्फ्लुएंस अवेयर करने की जरूरत है। अवेयरनेस आ रही है, बट जैसे मेरी मदर हमेशा एक लाइन बोलती थी कि कुछ भी बड़ी चीजें रातों रात नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये अवेयरनेस जो है
this is something really big and बहुत और it will जरूरी भी take है। time, जरूरी है, it will take time। हाँ। अभी जो ग्राफ मैं लास्ट वीक स्टडी कर रहा था कि 17% of Indian young population has been diverted them to the organic food, which is so good। हाँ। अब मिलेट्स हैं, हाँ। अब हमने उस पे ताकत लगा दी आटे पे, ठीक है, वीट पे। अब वीट एक प्रोडक्ट है जो ब्रिटिशर्स ने हमको गिफ्ट किया और हमने वीट को पैदा करके हमने उसको कैश क्रॉप में डाल दिया। हाँ। अब हमारा इंडियन प्रोडक्ट है मिलेट्स, जो रागी इसको बोलते हैं, रागी हो गया, अलग मिलेट्स हो गया, बाजरा, ज्वार, जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट था वो बेचारा बैक सीट पे चला गया। हाँ। और जो इंग्लिश प्रोडक्ट था, वीट एंड दिस एंड दैट, एंड दे हैव टेकन द सोया, ये सब ने फ्रंट सीट ले ली। अब जैसे ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन लोग खा रहे हैं। तो ये भी है। एंड सर, अभी हेम्प फार्मिंग के ऊपर भी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, एंड इसके ऊपर अभी बातें होनी शुरू हुई है, एंड आप भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एंड आप भी इसको लेकर आगे बढ़ रहे हो। आपकी जर्नी में हेम्प फार्मिंग का कैसे एंट्री हुई हेम्प की? हेम्प एक तो पहली बात तो हेम्प जो एक होली प्लांट, हाँ, इट्स अ होली प्लांट। अभी हेम्प को लेके बहुत सारे टैबूज रहे, शुरू से लेके आखिर तक, गलत फहमियाँ, टैबू, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहा, थोड़ा नॉटी प्लांट है ये वाला, और थोड़ा सा हाई भी करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे यंगस्टर्स उसको एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और जब हेम्प एक होली प्लांट है, जब हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन सेटअप के अंदर, इंडियन ट्रेडिशन के अंदर टॉप 5 होली प्लांट्स में जैसे तुलसी है, वैसे हेम्प हमारा वन ऑफ द 5 होली प्लांट्स, राइट? तो मुझे लगा कि यार इसमें ऐसा क्या है जिसको हम भांग बोलते हैं, भांग धतूरा शिव जी को चढ़ाते हैं। तो वो भी मेरा एक कैलकुलेशन था कि अगर भांग इतना ही बुरा है तो शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, जैसे बच्चा क्वेश्चन पूछता है। फिर मेरे को क्यूरियोसिटी थी बचपन से कि भांग बुरा है, भांग हाई करता है, भांग हंसाता है, भांग रुलाता है, भांग बैड ट्रिप पे लेके जाता है, तो हेम्प ये हेम्प वो। फिर मुझे बाद में पता लगा कि हेम्प के डिफरेंट वर्जन निकलने आए। अच्छा, ये कमाल की बात है कि हमारे संविधान में इंडियन सिस्टम हेम्प को बैन किया था ब्रिटिशर्स ने। और कमाल की बात है कि वो ब्रिटिशर्स ने जो बैन किया नारकोटिक सिस्टम के अंदर, वो बैन ही रह गया। वो जाने से पहले हमारे संविधान में हेम्प को बैन कर गए, बट उसके मेडिकल इफेक्ट्स और मेडिकल अप्रोचेस उसका फायदा वो चाहते थे कि इंडियंस ना उठाए। सो आई टुक द लीड, I came into hemp. I started talking to the system. I started talking to the related department. I started talking to the NDPS. started talking to the medical researchers. Gradually फिर हमने medical researchers से बात करी। hemp seed को लेके हमने काफ़ी हमारा R&D लेवल बहुत हाई रहा hemp seed को लेके। एंड ग्रेजुअली हमको ये समझ में आने लगा कि ये न्यूरोलॉजिकली और ऑन्कोलॉजिकली ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। एंड आज की डेट में अगर आप नॉर्थ अमेरिका देखो तो नॉर्थ अमेरिका में ऑब्वियसली दे आर एडवांस, राइट? नॉर्थ अमेरिका में उन लोगों ने हेम्प को लीगल कर दिया। हेम्प स्टॉल, हेम्प शोरूम, हेम्प दिस एंड हेम्प गमीज, हेम्प दिस, बहुत ओपनली एंड बहुत लीगल है। अब क्यों है? क्योंकि 90% नॉर्थ अमेरिका जो है वो डिप्रेशन में है। सीरियसली, एवरीबॉडी इज डिप्रेस्ड, अकेलापन है, बुरा हाल है वहाँ पे। आई थिंक सेल्फ अवेयर भी हैं वो लोग, इसीलिए हमारे यहाँ पे तो इसके लिए वो खोला गया हेम्प का कुछ डोज खोले गए जहाँ पे वो हेम्प कंज्यूम करते हैं एंड दे आर न्यूरोलॉजिकली डिप्रेशन में नहीं जा रहे। वो बहुत बड़ा बून है, बहुत बड़ा सेवियर है नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। लेकिन इन इंडिया हमारे हालात इतने बुरे नहीं है, बिकॉज आज भी हमारी जॉइंट फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। तो आज भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे को डिप्रेशन में बहुत कम बच्चे यंगस्टर्स हैं जो अकेले घूमते हैं, अकेले लोनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोनर किड्स।
लोनर किड्स डिप्रेशन में जाते हैं। बाकी जो यूनिटी, हम जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो वहीं लड़ भिड़ के अपने आप का डिप्रेशन ठीक कर लेते हैं। मुंबई में एक चीज बात बोली जाती है कि ना जब ऐसे बॉम्बे वर्स दिल्ली कहा जाता है ना, तो बॉम्बे में थेरेपी का बहुत कल्चर है, थेरेपी लेना। तो दिल्ली वाले हमें मजाक बनाते हैं कि यार हमें थेरेपी की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली में दोस्त होते हैं। दोस्त तो होते आई हैं, थिंक यहाँ पर इसीलिए दोस्त भी होते हैं, घर में जाओ तो माँ बाप भी होते हैं। वो जो हाँ। चार लगाता है थेरेपी करता है, चार थप्पड़ लगाता है थेरेपी है। इट इज कॉल्ड स्लैपिंग थेरेपी। स्लैपिंग थेरेपी। तो स्लैपिंग थेरेपी के साथ में सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। सो सर, हेम्प फार्मिंग कैसे कंट्रीब्यूट करता है ग्रीनर प्लैनेट के लिए? ये अयो भी है। अम्मा, वो तो बहुत खतरनाक है। मतलब सॉइल फर्टाइल करता है। जो नीचे पेस्टिसाइड है, इसके रूट्स, जो हेम्प के रूट्स हैं, वो सॉइल को प्योर करते हैं। ब्यूटीफुल थिंग है, जितनी इम्प्योरिटीज हैं सॉइल को वो प्योर करते हैं। सेकेंडली, जो उसके जितना कार्बन है हवा में, वो कंज्यूम करता है। हाईएस्ट कार्बन कंज्यूमर इज हेम्प, एंड सेकेंडली हाईएस्ट ऑक्सीजन गिवर इज हेम्प ना। एंड इट इज सो, मतलब, और मल्टीप्लाइड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 27x देन बाय अ कॉमन प्लांट। इन्नू सा निक्कू सा प्लांट है, लेकिन बड़े बड़े झाड़ को बीट करता है वो। अगर गुच्छे में लगा दिया जाए तो आप देखो ना, उस एरिया का टेम्परेचर गिर जाता है। जो अगर कभी आप हेम्प फार्म पे कभी चलना मेरे साथ में, अगर वो 100 बीघे का भी हेम्प फार्म है, तो आप उसका टेम्परेचर और वहां से 10 मीटर बाद का टेम्परेचर देखना। अगर वहां पे 45 डिग्री है तो वहां पे आपको 41-42 डिग्री दिखेगा। 4 डिग्री गिरता है। अगर 4 डिग्री गिरता है तो ये एनवायरमेंटल की बहुत बड़ी सक्सेस है। उसका एनवायरमेंट का बहुत बड़ी जीत है ये। तो दिस इज हाउ आई थिंक हेम्प। और हेम्प की ना बहुत मल्टी, मतलब वो मैं हेम्प को अगर आज स्टार्ट करूं तो वो मैं एंडलेस कन्वर्सेशन। ओके। आपको लंच भी खत्म हो जाएगा, इवनिंग नहीं, बट हम लोग जरूर बात करेंगे क्योंकि अगर इतने सारे बेनिफिट्स है तो इस पर बात होनी भी चाहिए। क्योंकि न्यूरोलॉजिकली वो इतना बड़ा neurological, of course, सपोर्ट है, माय गॉड यार। यंग बॉयज के लिए उसमें, और क्या है, टेक्सटाइल उससे निकलता है, फाइबर से। सस्टेनेबल उसका भी। ठीक है, टेक्सटाइल, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है। टेक्सटाइल निकलता है, बायोमास निकल रहा है। अभी हमने बायोमास का प्लांट लगाया उसमें। टेक्सटाइल में वी आर कमिंग अप विद अ प्रोडक्ट कॉल्ड कनाफ। कनाफ के साथ में हम लोगों ने हमारा अपना हेम्प फाइबर अभी हम ब्लेंड के लिए भेज रहे हैं स्पिनिंग मिल में, अपना धागा बना रहे हैं। ग्रेजुअली वी विल बी कमिंग अप विद अ निटिंग प्रोडक्ट, जिसमें लॉन्जरीज है, बॉयज यूजीज हैं। मोस्टली अवर प्राइम प्रोडक्ट विल बी सॉक्सेस, डिफरेंट सॉक्सेस which will be one of the important clothing of a body. फिर उसके बाद बहुत है, कॉस्मेटिक है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक है। फिर अब उसके टॉप ऑफ इट्स मेडिसिन। We're coming up with a hemp-based medicine. Okay. We're coming up with a hemp-based some varieties. कुछ के approvals आ गए हैं, कुछ के आने हैं। रिसर्च चल भी रही है अभी। हाँ, कुछ के pipelines में भी हैं। और by the end of this year, I think we will be having the variety of hemp products, hemp medical products. आपकी खुद की कंपनी भी है जिस पे रिसर्च कर रही है, आई थिंक। हाँ, Niche Agriculture Pharmaceutical Limited is a limited company. वो हेम्प पे ही काम करती है। और मतलब it's a hemp based product working mostly on the oncological line. It's purely oncological line, जिसमें obviously सिर्फ hemp नहीं है, उसमें दूसरे जो पेन मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं, but it's totally on research based. So renewable energy is another fascinating area that you are already working in. Can you tell our audience your standout projects that you have evolved in? We are morely into Pavageda, that is in Tumkur. Tumkur is in Karnataka. Okay. And we have some land areas there, which has a solar corridor. So obviously, one renewable energy, a sustainable energy, easy to grab, easy to conceive, easy to believe, and that is sun. तो जब सूर्य है जो साक्षात दिखता है ना, तो पावरफुल भी है। और मतलब if the sun is angry, he can destroy anything, and if sun is happy, he can give you the energy. The source of energy is sun only. प्लांट है, इसको भी सन चाहिए। आप है, आपको भी सन चाहिए, मुझे भी सन चाहिए। विटामिन डी की सबको जरूरत है। हर बूटे को सन चाहिए, हर क्रॉप को सन चाहिए। So
इन दैट वेदरी कंडीशन जब सन हार्श हो जाता है तो बूटा जल जाता है, जब सन लो होता है तो बूटा मर जाता है। तो दोनों कंडीशंस में सन का समीकरण होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस धरती पे सूरज ज़्यादा गिरता है, द डेंसिटी ज़्यादा है उसके रेज की, I think that is the corridor where the Pavageda is concerned. Pavageda is a place and uh, is in Tumkur, it is in Karnataka. So we already had a land bank there. हमारा ऑलरेडी लैंड बैंक था, तो अभी हमने एक सोलर प्लांट वहाँ पे प्लान किया है विच शुड गेट एग्जीक्यूटेड इन 2025. Oh. Yeah, it will be one of the respectable number of megawatts will be there, which will come. Nice. Mostly it should be one of the respectable project of Indian solar community. So that's a solar corridor. तो वो हमने सोलर पैनल्स और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग सोलर प्लांट जो है वो प्रोजेक्ट को इरेक्ट करने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की और बात करते हैं तो अगर हम फिर वापस आते हैं हेम्प पे, तो हेम्प का जो बायोमास बनता है, बायोमास का एक प्लांट वी आर ट्राइंग टू पुट अप इन मे बी इन यूके। हाँ, इन यूके मीन्स उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में है यूके। ओके, कूल। उत्तराखंड में हम कोशिश करेंगे वो प्लांट लगाने की, बिकॉज हमारी जो हेम्प फार्मिंग है वो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का कुछ एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ हम लोग बायोमास का प्लांट लगाएंगे। सो वी आर मोरली इनटू रिन्यूएबल ओनली, मतलब हमारा ध्यान अब उसमें नहीं है, हमको नहीं बनाना, में बिल्कुल नहीं है, नहीं हमको ना उसमें क्रूड ऑयल में ध्यान नहीं है हमारा। क्रूड ऑयल पावर तो था, नो डाउट, बट तब क्या सब कुछ बड़ा लिपस्टिक पाउडर एंड कॉस्मेटिक था। क्रूड ऑयल, दाना, प्लास्टिक, केमिकल, हर चीज, बॉटल, पेट बॉटल, ये बॉटल, वो बॉटल, lot of things were made by crude oil was controlling lot of things, but now जैसे जैसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो फाइटो फार्मास्यूटिकल से आते हैं मेडिकल बेस में, और रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम बायोमास को भी इंक्लूड करते हैं उसमें, और अगर वो स्ट्रॉन्गर फील देता है और एक प्रोजेक्ट बनाता है, विंड मिल हो गया, विंड मिल हमारा अगेन एक हमारी स्ट्रीम लाइन में है। माय रिसर्च टीम इज वर्किंग ऑन विंड मिल्स। फिर सोलर हो गया, एंड फिर solar is most important, then the hemp biomass is more important. इन सबको देखते हुए we'll be making a compilation, a corridor niche and Helianthus एक हमारी in-house family company है। Niche group and Helianthus will make a combined corridor for generating renewable energy का source जो भी है। हाँ, मतलब हमारा ध्यान कहीं और है नहीं इस टाइम, बस कोर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स। हाँ, मतलब हम लोग नहीं देखते जैसे हमारे पास कुछ ऑफर्स आती हैं, बिकॉज वी बीइंग अ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल चेस्ट होने की वजह से, और हमारा एक कोर एरिया, हमारा वन ऑफ द कोर एरियाज व्हिच वी हैव इज इन बैंकिंग। फाइनेंस करना प्रोजेक्ट को, वो भी हमारा एक कोर एरिया रहा है अभी कुछ सालों से। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें कोई टेलीकॉम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई हमको न कोई बाबा हमारा ब्लिंकर लगा हुआ है। जैसे घोड़े को लगता है ना ब्लिंकर, तो वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो लेफ्ट और राइट ना देख सके, उसको सीधा दिखे, फोकस। तो वो हमारे पास ब्लिंकर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ब्लिंकर। दैट्स रियली नाइस। सो वी आर स्ट्रांग एंड लाउड एंड स्ट्रांग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। एंड सर, व्हाट आर योर कोर वैल्यूज जो आपको स्टिक करती है इसी चीज के अंदर, आपकी पर्सनल कोर वैल्यूज? नेचुरल रहना बहुत ज़रूरी है, नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, बट नेचुरली सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। कॉस्मेटिक सुंदरता जो है वो टेम्पररी तो बहुत सुंदर दिखती है, बट बाद में बहुत अगली हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बाद में अगली होने से अच्छा ये है कि जैसे हम पहले थे वैसे हम बाद में रहें। अब जब हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लाइक नहीं करते, मेरे कुछ ही ग्रुप में, जब मैंने ये फार्मिंग स्टार्ट करी थी, ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड एंड अ वेरी रिच फैमिली, नॉट रिच, आई मीन टू से वी कम फ्रॉम अ डिसेंट डेकोरेटेड फैमिली, ठीक है, वी अर्न आवर ब्रेड एंड बटर,
our family earns good number of bread and butter, so we are comfortable. Okay. So मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिलीज ने बहुत बोला कि यार क्या ये अनार वनार कहाँ उगा रहा है, क्या धक्के खाएगा, कहाँ जंगलों में हाँ. भटकेगा, और कहाँ इतनी बड़ी दुनिया है, सब कुछ यू आर हाईली फैसिलिटेड, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल मूवमेंट है, कोई फैक्ट्री डाल ले, कोई प्रोडक्ट डाल ले, कोई कुछ कर ले, सबके पास अपने आइडियाज हैं. कोई हार्वर्ड से पास आउट है, कोई ऑक्सफोर्ड से पास आउट है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, सबकी अपनी स्टोरी, अपना बैंडविड्थ है. और सब लोगों ने मेरे को एक टाइम पे आके तो एक बार सब लोगों ने मुझे डिनाई कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि नो ही इज साइकोलॉजिकली ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड विद द फार्मिंग, ओवर ईटिंग हो गई फार्मिंग. लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो आज सब लोग बोलते हैं भाई हमको 50 एकड़ दिला दे, हमको 20 एकड़ दिला दे, हमको भी फार्मर बनना है, हमको ट्रैक्टर पे चढ़ा दे. अब वो सब लोग दे कम फ्रॉम अ बिग फैमिली, रिच फैमिली, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी कार्स हैं. पर लग्जरी कार्स तो हैं, बट आप जब हम ट्रैक्टर खरीदते हैं हम अपने लिए, तो हम लोग बहुत ट्रेडिशनली खरीदते हैं. आई मीन टू से हमारा सारा परिवार गोज टू बाय अ ट्रैक्टर लाइक वी आर बाइंग समथिंग अ बिग मशीन. ओके, तो सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. लेकिन जब हमने कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, भले वो 8-10 करोड़ रुपए की है, 20 करोड़ रुपए की है, तो हम नहीं जाते. वो मशीन घर आती है, मतलब वो बेचारा शोरूम वाला घर देने आता है. तो हम लोग ट्रैक्टर लेने जाते हैं जब, तो हम सारा परिवार डंके बाजे के साथ जाता है कि हम ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं. तो वो वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट है, तो सब प्राइड वैल्यू है, वो क्रोमोसोम में आ गई ना, वो क्रोमोसोम में है हमारे, मतलब हमारे जीन्स में है. ये हमको ट्रैक्टर देख के ना हमको किक मिलती है. जो नया ट्रैक्टर आया, नया एचपी है, 110 एचपी का आया, इसका व्हील ऐसा है, इसमें गियर ऐसा है, ये ऐसे खींचता है, ये जमीन को ऐसे चीरता है, तो दिल के ना हमारी तितलियां उड़नी शुरू हो जाती है पेट में. और हमने अगर रोल्स रॉयस भी लेनी हो तो हमारे लिए बहुत न्यूट्रल सा होता है एक्शन. अच्छा ठीक है, तो वो वाली कहानी. So that drives you, my son. तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग डिफरेंशिएट कर जाते हैं लोगों से. और इतना बड़ा मैटर नहीं है कि हमको, अब जैसे नॉर्मली लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि आई हैव दिस कार, आई हैव दैट कार. So you are very grounded and अपना ग्राउंडेड नहीं, हमारे को उसमें मजा नहीं आता. अच्छा, किक मिल रही है इससे? किक, हाँ, हमको किक नहीं मजा मिलती है. हमको लगता है ठीक है, इट्स ओके यार. एक्चुअली क्या हुआ कि वो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य रहा. We were very lucky that we saw everything in the house only, right from the childhood. तो वो टैबू खत्म हो गया हम. कि हमको नेम आई डोंट नो, मुझे गाड़ियों का नाम भी याद नहीं आ रहा. कोई भी तुम बड़ी गाड़ी का नाम ले लो, अब मुझे उसमें बैठना है तो मुझे वो लेनी है. अब लोगों की तो ड्रीम्स होती हैं ऐसे आई क्या. हमारी ड्रीम जैसे अभी एक ट्रैक्टर आ रहा है जॉन डियर का 130 एचपी का. ओके. और अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है, बट स्टिल वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन दैट टू द ऑफिसर, टू द सेल्स पर्सन इन जॉन डियर, टू द कंसर्न पर्सन, कि पहला ट्रैक्टर इंडिया का 130 एचपी का वो नीश एग्रीकल्चर को दे. नॉर्मली जब भी कोई बड़ा ट्रैक्टर आता है अलग अलग कंपनी हम ही बाय करते हैं, बट ये इस पे हमारा ध्यान है कि हमको 130 एचपी का लेना है. और उसके लिए हम ऐसा एक्साइटेड हैं, पूरी फैमिली, किड्स एंड लाइक ऑल फैमिली, कि यार वो ट्रैक्टर कैसा होगा. वैसे कोई दूसरी गाड़ी अगर लेनी हो तो ठीक है, अच्छा गाड़ी अगर लेनी है, ज़रूरत है, बुक्स में दिखानी है या कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं, तो आदमी कहता है ठीक है पैसे भेज दिए हैं, आप गाड़ी घर छोड़ दो. और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि गाड़ी शोरूम वाला घर छोड़ गया, हम लोगों ने उसको 15-20 दिन तो हमने देखा भी नहीं उसको. तो लेकिन ट्रैक्टर हम सारा पूरा परिवार हम सारा परिवार जो है लेके जा रहे हैं. इट्स अ सेलिब्रेशन. इट्स अ सेलिब्रेशन. या सर, एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव फॉर आवर यंग एंटरप्रेन्योर जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है ग्रीन वेंचर्स को लेकर और अभी शुरू ही कर रहे हैं? एक तो मुझे तुमने बहुत नॉटी क्वेश्चन पूछा. अगर मैं ऑर्गेनिक जवाब दूं तो जो अभी नए जो वो सीरियल्स आते हैं टीवी में, वो जो फिश टैंक आता है, शार्क टैंक, हाँ, वो शार्क टैंक में आता है, जो बड़े जो बैठते हैं कुर्सियों पे, जो फंड करते हैं कि मैं 10% 15%, वो बहुत बड़ा मिथ है. इट इज़ रियली नॉट गुड.
वो उस चक्कर में क्या होता है, वो एक दो तो बेचारों को फंडिंग मिल जाती है, पर वो नेशनल टीवी है, तो नेशनल टीवी में प्रॉब्लम क्या होती है कि उससे जो इन्फ्लुएंस्ड होकर जो क्राउड होता है वो बेचारा गलत स्टेप ले ले। अब वो बेचारा बाप के पैसे लाता है, माँ के लाता है, बैंक लोन लेता है, बड़ा कुछ बाप फैमिली से लड़ता है, और वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। मैंने बोला ना वो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न वाला, यूनिकॉर्न एनिमल दिखता तो है नहीं वो, तो अब सबने यूनिकॉर्न बनना है। पर प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड रियलिटी आदमी यूनिकॉर्न बनने के चक्कर में भूल जाता है। ग्राउंड रियलिटी हैज टू गो डाउन एंड he has to work on the practicality. पहले वो अपने काम को कर ले, क्योंकि सबसे पहले वो करता है, सबसे पहले वो अपने लिए ना एक बड़ा सुंदर ऑफिस खरीदता है, उसके बाद में वो सबसे महंगा स्टाफ लगा, उसके ऊपर फिर वो सारे ओवरहेड्स पाल लेता है, फिर लास्ट में बहुत परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज मैनेजमेंट सीखना और टीम चलाना अपने आप में गॉड गिफ्टेड नहीं होती, इट नीड्स सम सर्टेन पीरियड ऑफ जर्नी, एक्सपीरियंस से आता है। रातों रात आप बिजनेसमैन बनने के चक्कर में ना कितने लोग बेचारे डिफॉल्टर हो गए। स्टार्टअप्स, अब स्टार्टअप की बात करते हैं, हाँ ये वर्ड जो है ये स्टार्टअप, हाँ। ओयो ये तो बहुत डेंजरस वर्ड है स्टार्टअप, कि जिसने भी स्टार्टअप किया आज तक, ठीक है, 10 में से 99.9 मारे गए स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप में क्या है, आप यू बिकम ऑलमोस्ट लाइक आपके हाथ में, आप वीसी के पास जाते हो, मुझे फंड रेज करना है, बुरा नहीं है, फंड रेज करने के लिए प्रपोजल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वीसी खुद चल के आए आपके पास, और वो प्रपोजल स्ट्रांग होने के लिए आपका इन हाउस डायग्राम स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरी सलाह तो यही है, बाकी किसी ने क्या सुनना है। सपना जो होता है वो अपना सपना मनी वाली कहानी है, तो सब लोग मनी के चक्कर में सपने को भी बड़ा कर देते हैं, और जब सपना बड़ा होता है तो वो एक्स्ट्रा वैगेंट लेके आता है, एक्स्ट्रा खर्चा लेके आता है, और वो डिस्ट्रॉय होता है। तो मेरे तो यही है कि वो फिश टैंक या जो भी टैंक है वो उसके चक्करों में ना पड़े। वो क्या, अभी टीवी में बोलना बहुत बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा, लेकिन ग्राउंड अब बोलते हैं कि अच्छा जो स्टार्टअप सक्सेस हो गए, अब क्या क्या नाम लेते हैं वो, ओयो शोयो, जो जोमेटो जो भी नाम लेते हैं, पेटीएम शेटीएम, सारे भाग भूग जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है ये। आप एक सब्जेक्ट को, जब अकाउंट्स को, स्टार्टअप को इन्फ्लेमेट करते हो तो बड़ी बन जाती है, जब बड़ी बन जाती है देन इट गोज, द रेंज गोज, जब लगाम जाती है शेयर होल्डर्स के पास, वो इट नीड्स लॉट ऑफ लाइजनिंग, इट नीड्स लॉट ऑफ कंप्लायंस, इट नीड्स टू बी स्लो। जो चीज फास्ट भागेगी वो मेरे ख्याल से वो डिस्ट्रॉय करेगी। 100 में से एक घटना घटती है जो सक्सेसफुल होती है। अब जो भी क्या, अभी एवरीबडी वांट्स टू बी मार्क जकर्सबर्ग, क्या जकर्सबर्ग बोलते हैं, फिर वो टेस्ला का ओनर कौन, यही है ना? नहीं, एलोन मस्क। कोई एलोन मस्क बनना चाहता है, कोई मार्क जकर्सबर्ग बनना चाहता है। तो भैया मत बनो मार्क जकर्सबर्ग, मत बनो एलोन मस्क, खुद बनो पहले, जो तुम खुद हो। ट्राई टू बी यू योरसेल्फ। भले आप अंडे की रेडी लगा लो, भले 50 अंडे की रेडी लगा लो, लेकिन वो आपका अपना स्टार्टअप है, आपका अपना रेवेन्यू है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, एंड देन ग्रेजुअली यू ग्रो एंड यू बिकम अ बिग अंडे वाला। तो दैट्स अ प्राउड स्टेटमेंट इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग अ मार्क जकर्सबर्ग। और वो एप्पल वाला कौन है? स्टीव जॉब्स। अब वो स्टीव जॉब्स कॉपी करता है, कोई एलन मस्क, कोई पता नहीं वाटरमेलन, कोई पता नहीं किस आई थिंक आइडियोलॉजी, आई थिंक वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न रहा हर बार की स्टेबल और रिसर्च प्लान। ओके, हाँ, कि रिसर्च प्लान होना चाहिए, वेल रिसर्च होना चाहिए, और सही टाइम पे सही स्टेप लेना चाहिए। दिस इज व्हाट माय मदर यूज्ड टू से। इवन इफ यू वांट टू बी गुड फैमिली मैन, इफ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन, even if you want to be a good father, you want to be a good mother, तो समीकरण बहुत जरूरी है, जो मैंने शुरू में बोला, बैलेंस। इसी से हमने शुरू किया था, इसी पे हम लोग ले रहे हैं। ऐसा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट दैट यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट, और हमारे ऑडियंस के लिए नया कैच हो? सोलर ही करेंगे। सोलर, हाँ, सोलर ही करेंगे। अगर पिक्चर सही, सोलर में जितना रीजेनरेटिंग
होगा या सोलर में ही हम अपने आप को एक्सपेंशन देंगे, हम सोलर में अपने आप को मोर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, सोलर में ही हम अपने आप को ग्रो करेंगे, सोलर में ही हम अपने आप को विल ट्राई टू बी नॉट नंबर वन, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ नंबर वन, ओके, आई वांट टू बी प्रोडक्टिव, समथिंग फॉर इंडिया, हाँ, सो समथिंग क्वालिटी फॉर ड्रिवन है आप, ऐसा हाँ क्वांटिटी नहीं। नहीं नहीं अपने को नहीं चाहिए कोई क्वांटिटी वांटिटी, हाँ, अपने को करना क्या है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि यार मैगजीन में फोटो है, अभी दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग, जस्ट इट इज हैपनिंग बिकॉज some social media team was pressurizing me to happen it, तो Okay. इसके लिए मैं बैठा हूँ तेरे साथ में बात कर रहा हूँ। But thank you so much, sir, for having here and sharing your valuable insights with us. I think No बहुत से issue. लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली होंगी. So thank you to you. God willing, good luck to all the youngsters, good luck to the all generation, let them grow well हाँ. and let them be graceful.